नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो प्रैक्टिस सेट की नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मैंने लगभग आपको कंप्लीट करा दिया है। अब उसमें जो है एक ही प्रैक्टिस सेट रह जा रहा है, जो कि मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है रिसेंट में जो बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, उसके पेपर को डिस्कस किया जाए। तो हमारे हाथ लगा है दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर, जो एग्जाम दोस्तों आयोजित कराई गई थी 27 फरवरी 2022 के दिन। इसके पूरे पेपर को हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे। परेशानी इसमें बस एक ही है दोस्तों कि इसका सॉल्यूशन आपके प्रश्न के साथ ही दिया गया है। तो कोई बात नहीं, इसमें जो डिटेल्स दिया गया है उसी को हम कवर कराएंगे आप बस आपको। तो ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, बेकिंग सोडा है सोडियम डैश। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको आप याद रखेंगे। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्ल यानी जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड के रूप में किया जाता है, अम्लता को कम करने के रूप में। सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में और अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक बोलते हैं दोस्तों आग बुझाने वाले यंत्र को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग लगभग है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों साक्षरता दर जो है ये 73% है भारत का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% थी, लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.4% है। 74.04% वर्तमान में है दोस्तों। ये लेटेस्ट डाटा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जिसमें कि पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता जो है दोस्तों ये है 65.46%। इसमें दोस्तों केरल का जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, जो कि है 93.91% केरल का। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों बिहार, जिसका जो है 63.82% साक्षरता दर है बिहार का। ये जो है पूरे भारत में सबसे न्यूनतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। और आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत जो है अमेरिका से हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। तो इनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में नए समुद्री मार्ग के द्वारा अमेरिका की खोज की थी। बात करें दोस्तों भारत के खोज की, तो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो कि एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था। तो इन सब बातों को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों गणित का है। इस ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो है दोस्तों इसमें दिया गया है भुजा भुजा कोण, ये जो है नहीं है। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, तो उसमें बताया गया था आपको 3 नियम। तो 3 नियम में जो है दोस्तों ये होता है भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण होता है। तो अतः विकल्प से जो है भुजा कोण ये त्रिभुज की सर्वांग समता का प्रतिबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो
तो ये है दोस्तों वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये जो है हिंद चीन में शामिल होते थे। 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1987 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम जो था दोस्तों, यही था हिंद चीनी संघ। अगला प्रश्न दोस्तों अंग्रेजी का है। इसमें कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प के साथ जो है खाली स्थान को भरना है हमको। तो इसमें कहा जा रहा है कि नाइदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसमें दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे इज का। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी ऐसा नाइदर नोर वाला आपको क्वेश्चन मिले, तो उसमें जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसके अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये टीचर जो है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा, नाइदर द बॉयज नोर द टीचर इज प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है? तो ये है दोस्तों एमआरआई। एमआरआई का विस्तृत रूप होता है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका उपयोग जो है शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति दल आवश्यक है? तो राजनीति दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का होना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसमें से जो आप बगीचा देख पा रहे हैं, यह प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। परितंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र वैसे होते हैं परितंत्र दोस्तों जो कि प्रकृति द्वारा बने हुए होते हैं, जो कि ऊपर वाले के द्वारा बना हुआ होता है। और कृत्रिम परितंत्र जो है दोस्तों, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है। तो बगीचा जो है ये कृत्रिम परितंत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है 21-22 का, यानी कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर भी होगा, खेल वगैरह से मिला जुला करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो हिमाचल प्रदेश के जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया फाइनल में तमिलनाडु को 11 रन वीजेडी मेथड से हराकर अपना विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। वर्तमान की बात करें दोस्तों, अभी का करंट अफेयर क्या कहता है, तो 2022-23 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका खिताब सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है दोस्तों। ठीक है, तो सौराष्ट्र आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विथ चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। इसमें जो है खाली स्थान में दोस्तों सही शब्द को चुन के भरना है। कहा जा रहा है इफ ही डैश वी वुड गो, तो इफ ही कैम हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। आप यहाँ पर विस्तार इसका पढ़ सकते हैं। दिए गए वाक्य में जो है रिक्त स्थान पर विकल्प सी का प्रयोग उपयुक्त होगा, जिसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इनफाइनिट टेंस जो होता है। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वुड का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा इफ ही कैम वी वुड गो। ठीक है। अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा अंग्रेजी का है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो प्रोटेस्ट दिया हुआ है दोस्तों। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो इसका जो मीनिंग होगा दोस्तों ये हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। तो प्रोटेस्ट का जो है विरोध करना होता है, और इसका समानार्थी शब्द जो है विकल्प डी होगा टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐतराज या आपत्ति जताना होगा दोस्तों। अन्य विकल्प का अर्थ भिन्न है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों साइरस पूनावाला को 2021 के लिए। तो पुरस्कार सम्मान काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर से पुरस्कार सम्मान का आप पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2021 से साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण कर रहे कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत जो है 1983 से हुई थी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो है 1983 में होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों फिजिक्स का है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही है दोस्तों। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को वुल्फ्राम बोलते हैं। W इसका संकेत होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कारक जो था दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन था। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों गणित के कुछ प्रश्नों को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिखने में मुझे काफी परेशानी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। तो इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप करूंगा दोस्तों, बाकी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारापुर केंद्र है, तो ये जो है आणविक शक्ति का केंद्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तारापुर जो है आणविक शक्ति का केंद्र है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर हुई थी 28 अक्टूबर 1969 में। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम के द्वारा किया जाता है। तो इन बातों को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो ये कविता है दोस्तों मेरा ईश्वर। तो लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, महाकाव्य के बिना, ये सब जो है इनकी रचना है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना, इस कविता की रचना जो है गिरजा कुमार माथुर ने किया था। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे दोस्तों जनरल विपिन रावत। 24 सितंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने वो जनरल बिपिन रावत थे दोस्तों। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान समय में जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये अनिल चौहान हैं दोस्तों, CDS हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो लाल पान की बेगम जो है इनकी रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो ये हिंदी भाषा की एक साहित्यकार थे। इन्होंने अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा, जिसे बहुत ज्यादा ख्याति मिली। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो परती परिकथा, जुलूस कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड। तो हेडक्वार्टर्स जो है आपके GK का जो भी आप फॉलो करते हैं बुक, उसके पीछे में दिया गया होगा संस्था और उसका हेडक्वार्टर, तो उसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों, पूछा ही जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना के समय इसमें 51 सदस्य थे और वर्तमान में दोस्तों कुल 193 सदस्य हैं। भारत जो है दोस्तों 1945 में ही UNO का सदस्य बना था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है दोस्तों RBC में पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं जो कि आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसको एनीमिया कहा जाता है दोस्तों। एनीमिया एक बीमारी है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है और इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। तो ये आरबीसी का 120 दिन होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, इसका 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न हमारा अंग्रेजी का है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान में जो है उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑफ ऑल ऑफ इट्स, तो इसमें जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा दोस्तों। ऐसे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग जो करते हैं हम लोग, ये किसी स्थान, व्यक्ति या दिशा की दिशा में जो है गति को बताने के लिए करते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा देख कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एप्लीकेबल जहां भी आपको दिख जाए, एप्लीकेबल शब्द के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो जहां एप्लीकेबल दिखे, आपको आंख मूंद कर टू टिक कर देना है, एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये होता है सभी माध्यम से, वायु से भी होता है, जल से भी होता है और कीट से भी। इसका अलग अलग नाम भी होता है दोस्तों। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण वायु, जल और कीट के माध्यम द्वारा होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसके पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि वायु द्वारा जो परागन होता है इसको एनिमोफिली बोलते हैं, जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली और कीट द्वारा परागन को एंटिमोफिली बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। और ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये भी आपको यंत्र और जो है ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर कुछ यंत्रों का जो है उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। विद्युत जनित्र जो है ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो डी.आई. मेंडलीफ, इनका पूरा नाम जो था दोस्तों, ये दमित्री इवानोविच मेंडलीफ था। इन्होंने जो है दोस्तों तत्वों की आवर्त सारणी की खोज की थी, तो इसके लिए इनको श्रेय दिया जाता है। दमित्री इवानोविच मेंडलीव को तत्वों की आवर्त सारणी के निर्माण के लिए श्रेय दिया जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं दोस्तों, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो है मेंडलीव के अनुसार परिभाषा था। अगला प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी का, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य से जो है पेसिव वॉइस का करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। ही स्पीक्स, हिंदी का जो हो जाएगा दोस्तों, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। तो एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, और इसका पेसिव वॉइस बनाए हैं हम लोग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज MR का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब 3 का, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट का। तो करेक्ट जो पेसिव वॉइस हमारा बन गया दोस्तों, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ये बना। अगला प्रश्न दोस्तों बिहार वाले प्रश्न से है, बिहार विशेष से। इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों अवधेश नारायण सिंह हैं। प्रश्नकाल के समय जो है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे, ये राजीव रंजन प्रसाद थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक जे मेंडल यानी ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण जो होता है, यही आनुवांशिकी कहलाता है दोस्तों। ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों विश्व इतिहास का है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों शुरू हुआ था 1914 में। यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन बी होगा राइट। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। यह 4 वर्षों तक चला था दोस्तों। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। पहले विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी का है। यहाँ कह रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। इसमें रेखांकित पद जो है उसका प्रतीक क्या है? तो रेखांकित है दोस्तों यहाँ पे समुद्र। आप देख पा रहे होंगे ये समुद्र के अंदर में लाइन खींचा गया है। तो ये जो दोस्तों है समाज का प्रतीक है। और ये कविता जो है दोस्तों सीमाकांत महापात्र की रचना है। यहाँ पर विस्तार आप देख सकते हैं। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है का रेखांकित पद समुद्र पद का प्रतीक जो है समाज का प्रतीक है। समुद्र कविता जो है दोस्तों सीमाकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्थ, ये सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है दोस्तों खाद्य पदार्थों की जो है आपूर्ति यानी पहुंच जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा खाद्य की समर्थ से है। इसके संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो ये बनी दोस्तों सिरिसा बांदला। इनको आप ध्यान में रखेंगे। सिरिसा बांदला जो है दोस्तों ये जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। पहली भारतीय मूल की महिला जो है कल्पना चावला है। सिरिसा बांदला जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की है। तो कभी कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सिरिसा बांदला जो है आंध्र प्रदेश की है, गुंटूर जिले की। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष? तो ये 1993 में हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए आयु तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोज। तो विकल्प से जो है सही आंसर को चुनना है। इन द स्टोरी, यहाँ पे आर होगा दोस्तों, इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सहारनपुर होगा। एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के अनुसार जो है द आईज आर नॉट हेयर में लड़की जो है सहारनपुर में उतरी, वह अपने आंट से मिलने के लिए सहारनपुर जा रही थी। ये होगा इसका आंसर। तो इसमें घबराना नहीं है दोस्तों, आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा और उसको पढ़ के आप समझ के अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था?
तो ये किया गया था दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और बाकी के जो परमाणु संयंत्र हैं, ये रावत भाटा जो है दोस्तों ये राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा जो है दोस्तों ये कर्नाटक में है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है और काकरापारा जो है ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों बस्तर जिले में। बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है और ये प्रश्न जो है पिछले सेट में भी आया हुआ था। बैलाडीला श्रेणी में जो है लौह अयस्क काफी मात्रा में पाया जाता है। बैलाडीला जो वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क का खान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहुल पर्व मुख्यतः मनाते हैं? तो सरहुल पर्व जो है मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है मुख्यतः मुंडा लोग मनाते हैं। मुंडा झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सरहुल पर्व प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमन फसल संबंधित है? तो अमन फसल जो है दोस्तों ये धान से संबंधित है। औस, अमन तथा बोरो ये चावल की फसलें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं दोस्तों सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह जो SHG है दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों का अनाधिकृत संघ होता है जो अपने रहन सहन की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है? तो ये है दोस्तों गौरव और लाघव। बाकी के शब्द और विलोम है दोस्तों, अनादर का आदर होता है, अनूठा का सामान्य होता है और गौरव का लाघव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है? तो ये है दोस्तों 75%, लगभग है ये। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% भाग दोस्तों पानी से ढका हुआ है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भाग भूभाग पर जल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है एग्जैक्ट डाटा है 71% और ये लगभग वाला है। तो 71% भूभाग जो जल में है, उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो एक कहानी यह भी जो है मन्नू भंडारी की रचना है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि। तो ये सब जो है मन्नू भंडारी की कृति है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो शिक्षा और प्रशिक्षण है दोस्तों, ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को उपभोक्ताओं की बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति देता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा और प्रशिक्षण जो है दोस्तों ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो ये होता है शार्क। असमतापी जंतु शार्क का हृदय जो होता है दोस्तों ये द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है, इसको असमतापी जंतु कहते हैं। जैसे कि सरीसृप, उभयचर मछलियां आदि, ये असमतापी जीव हैं। इन्हें शीत रक्तीय जीव भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं? तो ये लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ठीक है, ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है दोस्तों। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल जो है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए ले लें, बंदूक से जो गोली निकलते समय पीछे की ओर झटका लगना
ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना और किसी नाव से किनारे पर कूदना, ये सब जो है इसके उदाहरण है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है दोस्तों कृषि में। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन का बीज जो है दोस्तों ये प्रोटीन और वसा का जो है प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में जो है 42% प्रोटीन और 22% वसा पाया जाता है। बाकी 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी और 3% अन्य घटक भी होते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है, आपके लिए रोज़ नए नए क्लास लाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये करता है दोस्तों संसद। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है दोस्तों ये महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा लाया जाता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को दोस्तों वोटर्स लिस्ट यानी कि मतदाता सूची कहा जाता है। मतदाता सूची जो है दोस्तों ये आमतौर पर वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची कहा जाता है। यह सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं ये। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेल्सन मंडेला को जो है अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज जो है दोस्तों ये कथक से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है और इनकी मृत्यु 22 जनवरी 2022 को हो गई, इसलिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। कथक से संबंधित अन्य कलाकार हैं लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण आदि। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंपनी जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है। तो यह कहलाती है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी का। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो ये है दोस्तों सरोज, पंकज और अरविंद। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों जलज, पंकज, वारिज, सरोज, शतदल, अरविंद आदि। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल का बहुवचन होता है दोस्तों दालें। दाल का बहुवचन शब्द दालें हैं।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंत में अ या ए लगाकर बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। वैसा शब्द जो कि अ से अंत होता है, जैसे दाल है दोस्तों, तो दाल अ से अंत होता है। तो ऐसे शब्दों का जो बहुवचन बनाते हैं उसमें अंत में अ या फिर ए लगाकर बनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक कौन सा है? तो ये है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश का औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति होता है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है दोस्तों ये गोवा राज्य की है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है दोस्तों धौलावीरा से। जलाशय का जो प्रमाण मिला है हड़प्पा से, ये धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन कार्य जो है दोस्तों ये जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है दोस्तों शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना होती है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की राशि के साथ। 5 करोड़ उस समय अधिकृत पूंजी थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है दोस्तों ये होता है 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर थे दोस्तों सर ऑसबॉर्न स्मिथ और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इस सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो ये बनाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु जो हैं दोस्तों ये भारत के लोग हैं। भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। सभी स्रोत के आधार पर भारत का संविधान है। जितने भी स्रोत हैं दोस्तों इसका आधार जो है संविधान ही है। संप्रभु का अर्थ होता है नभ, जल और स्थल पर अपना क्षेत्राधिकार में अधिकार हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ष 1912 में अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक करके नए राज्य का गठन किया था। वर्ष 2023 में जो है बिहार दिवस की थीम है दोस्तों युवा शक्ति की प्रगति। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे अगर आपसे थीम पूछ लिया जाए तो, युवा शक्ति की प्रगति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो यह है शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है दोस्तों ये उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। लैमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण संततियों से संप्रेषित होते हैं। उपार्जित लक्षण आजीवन विकसित होता रहता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। कहा जा रहा है इसमें सही विकल्प को चुनना है और जो कि क्वेश्चन का सही आंसर हो। कह रहा है कि which festivals is referred to in Tolstoy's Little Girls Wiser Than Men। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा त्योहार है जो कि ऐसा बताता है कि छोटी बच्ची ज्यादा बुद्धिमान है एक मनुष्य से, एक विकसित मानव से ज्यादा बुद्धिमान छोटी बच्ची है। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो ये दोस्तों ईस्टर को संबोधित करता है। द फेस्टिवल रिफर्स टू इन टॉलस्टॉयज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन इज ईस्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी नहीं है? तो ये है दोस्तों पशुपालन। बाकी जो है व्यापार, यातायात, संदेश वाहन, ये सब जो आता है। पशुपालन जो दोस्तों है तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूरा विस्तार था दोस्तों इसलिए मैंने बताना वहां बंद कर दिया। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र जो है यह विद्युत उपकरण निर्माण,
खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग है। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग सेवाएं और व्यापार आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों जर्मनी में। 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना वर्ष 1919 में एन ड्रेक्सलर ने की थी, म्यूनिख में। म्यूनिख पड़ता है दोस्तों जर्मनी में, और जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से इसका स्थापना किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो ये वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इन्हीं को मानसून वन भी कहा जाता है। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प को चुनना है। वेयर वॉज सेंट कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, यानी कि संत कबीर का जो बचपन है वह कहाँ पर फला फूला? तो ये दोस्तों फला फूला कहाँ पर? वाराणसी में। उपयुक्त पैसेज के अनुसार सेंट कबीर का बचपन में पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों मैंग्रोव वन में। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण वनों के क्षेत्र के लवण पादप समूहों का एक विविध समूह है, जो कि ऑक्सीजन की कमी और उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय अपलावन जैसी परिस्थितियों के बीच अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न विज्ञान का है दोस्तों, बादल या कोहरा किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है ये? तो ये जो है दोस्तों द्रव गैस में परिक्षिप्त इसका उदाहरण है। बादल या कोहरा जो है गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव एरोसोल कोलाइडी का जो है निर्माण करता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये बन जाएगा दोस्तों जहरीला। जहर में अगर इला प्रत्यय जोड़ दें तो जहर जोड़ इला बनता है जहरीला। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो कि किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। बजट जो है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इसे संसद में बजट सत्र में प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों सूर्य। सूर्य जो है अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत पुनर्भरण यानी नवीनीकृत होता रहता है। अक्षय का अर्थ ही है दोस्तों कि जिसका कभी क्षय ना हो सके। इसे हाल के समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं वायु ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था, जिसमें कि 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। सदस्यों की संख्या आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 389 यानी कि 389 सदस्य का निर्धारण हुआ था। भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या जो है घटकर 299 रह गई थी। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है
किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों उत्पादक वर्ग में। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल जो है उत्पादक श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी तथा पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। इन उत्पादकों पर प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से तथा द्वितीय उपभोक्ता जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, परख जो कि हाल ही में खबरों में रहा, यह किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो ये पोर्टल जो है दोस्तों छात्रों के सीखने का आकलन से संबंधित है। परख जो है दोस्तों ये छात्रों के सीखने का आकलन क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसका पूरा रूप होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये पूरा नाम है इसका, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान एक विकसित और धनवान देश बना है। ये बना है मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना है। ठीक है दोस्तों, जापान जो है एशिया महाद्वीप का विकसित देश है जो अपने देश में मानव संसाधनों में निवेश करते रहने से इस स्थिति में आया है। जापान ने 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन पर निवेश करने पर बल देने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जीत जोड़ इंद्रिय। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जितेंद्रिय जो है, जितेंद्रिय इसमें जो है गुण संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसको वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। वन रोपण मृदा अपरदन को रोकने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है। मिट्टी की ऊपरी व उपजाऊ परत को काटकर बह जाना ही मृदा का अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है शतरंज से दोस्तों। भारत के जो निहाल सरीन है इनका संबंध शतरंज से है। इन्होंने 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था। इनको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो यशद लेपन में जो है दोस्तों ये जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर यशद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही विकल्प को चुनना है खाली स्थान को भरने के लिए। कहा जा रहा है दोस्तों, सेंट रविदास वॉज ए डैश बाय प्रोफेशन। पूछा जा रहा है कि संत रविदास का पेशा क्या था? तो ये जो थे दोस्तों ये कॉबलर थे। कॉबलर का अर्थ होता है मोची। मोची थे संत रविदास। उपरोक्त पैसेज के अनुसार रिक्त स्थान के लिए विकल्प ए यानी कॉबलर मोची का प्रयोग होगा, क्योंकि संत रविदास पेशे से जो है कॉबलर थे दोस्तों, मोची थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। आपको बताना है कि हिंदी का जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया है इसमें कौन सा सही है। तो ये पहला वाला सही है दोस्तों। उसने मुझे सोता हुआ पाया का जो ट्रांसलेशन सही होगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत का जो उत्तर दक्षिण गलियारा है जिसे कि NH44 भी कहा जाता है दोस्तों, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कश्मीर से श्रीनगर को, तमिलनाडु से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो ये है दोस्तों शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों करेंगे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मानव को उपयोगी व श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए उस पर किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कौशल आदि में निवेश करना होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मेथेन। मेथेन गैस जो है दोस्तों, यह मुख्य घटक है बायोगैस का। मीथेन का फॉर्मूला दिया गया है CH4। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कौन सी है? तो ये होता है दोस्तों, लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर से नवंबर। भारत में लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर नवंबर है दोस्तों। लौटते हुए मानसून शरद ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा कराते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कोलकाता में। 1855 में देश की पहली जूट मिल जो है कोलकाता के रिशरा में स्थापित की गई थी। इसे जॉर्ज आर्कलैंड द्वारा स्थापित किया गया था और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यही हवाएं असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर तथा पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। केरल एवं आसपास के क्षेत्रों में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 1930 के दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी था दोस्तों स्टालिन। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 में जनवरी में हुई। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ का रूस का जो है प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों का समर्थक था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो आता है दोस्तों विकासशील देश की श्रेणी में आता है। भारत जो है विकासशील देश है। ऐसे देश अल्प विकसित और विकसित देशों के मध्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों से कम होता है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का क्लास और इसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है, जो कि एकदम एक्चुअल क्वेश्चन थे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, आप जरूर सफल होंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।